जय हिंद दोस्तों। आज हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की ये तीसरी क्लास है। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको विकास एवं उग्रवाद के बीच संबंध या जिसे नक्सलवाद भी कहते हैं वाला टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट कराया था। तो आज हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, ये सिलेबस है, तो ये वाला टॉपिक तो मैं कंप्लीट कर। अब बचा अगला जो टॉपिक है यह आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्य राज्य की कारक। इसको याद रखिए, बाह्य राज्य की कारक, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्टेट एक्टर। ये है आपका एक्सटर्नल स्टेट एक्टर, ठीक है। और ये अगला है आपका गैर राजकीय कारक, इसको बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, ठीक है। या ये आपका गैर राजकीय कारकों की आंतरिक सुरक्षा की चुनौती उत्पन्न करने में भूमिका। तो देखिए, यहाँ पे क्या दिया है कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौती उत्पन्न करने वाले मतलब दो चीजें, एक बाह्य राज्य की और एक गैर राज्य की, ठीक है, कि आंतरिक सुरक्षा चुनौती उत्पन्न करने के कारक। और यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया है कि बाह्य, ये बाह्य है, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे। देखिए, ये वाला जो आपका टॉपिक है ये, और ये वाला जो आपका टॉपिक है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे मैं आपको इसको और अच्छे से समझा, देखिए जो दूसरे वाला टॉपिक है ना, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया आपकी आंतरिक सुरक्षा खतरे में है किसके द्वारा, एक बाह्य राज्य की कारक और दूसरा है गैर राज्य की कारक। और ये कहता है, मतलब ये आपको बताता है कि आपकी आंतरिक सुरक्षा खतरे में है बाह्य राज्य की कारक और गैर राज्य की कारकों से। और ये कहता है कि जो आपके बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे कौन है, क्या चीज है कि आपको खतरा है, आप समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या है ना, इसमें हम खतरा पढ़ेंगे। ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति है और उसका एक दुश्मन है, ठीक है ना। तो इसमें हम दुश्मन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि उसको उसको किस तरीके से खतरा है, क्या उसका बाह्य खतरा है या आंतरिक खतरा है। जैसे मैं आपको इसको और समझाता हूँ कि ये इंटरकनेक्टेड, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि इंटरकनेक्टेड कैसे है, ठीक है। क्योंकि ये वाला आपका टॉपिक और ये वाला आपका टॉपिक एक साथ चलेंगे, ठीक है। चलो मैं आपको इसको और समझा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि बाह्य राज्य की कारक, देखिए बाह्य राज्य की कारक, ठीक है। अब जैसे बाह्य राज्य की कारक ऐसे समझ ले, बाह्य राज्य की मतलब बाहर, विदेश, विदेश का राज्य की, जैसे मान लो पाकिस्तान सरकार, ठीक है। अब ये हो गई पाक, और दूसरा है गैर राजकीय कारक, गैर राजकीय कारक। अब ये क्या है, आपके दुश्मनों की बात है। अब गैर राजकीय मतलब कि जो राज्य गैर राज्य मतलब गवर्नमेंट ना हो। तो जैसे पाकिस्तान में गवर्नमेंट नहीं है तो कौन है, जैसे आतंकी संगठन, जैसे लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए तैयबा, ठीक है। और जैसे मोहम्मद, ये क्या होगा, इस तरह के जो आतंकी संगठन है, ये क्या है, ये आतंकी संगठन कैसे है, ये गैर राजकीय है, ठीक है। और ये जो पाकिस्तान की सरकार है ये क्या है, बाह्य है और राजकीय है, ये गवर्नमेंटल है या नॉन गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे उस जो अगला ये दूसरा आपका टॉपिक बोलता है कि बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, मुद्दे कौन से हैं, मतलब ये देश की बात करता है। मतलब ये अगर भारत है तो भारत के ये बाह्य मुद्दे कौन कौन से हैं, बाह्य सुरक्षा के मुद्दे कौन कौन से हैं। देखिए, बाह्य सुरक्षा का मतलब होता है बाहर की सुरक्षा, मतलब बॉर्डर की सुरक्षा, ठीक है। और आंतरिक सुरक्षा मतलब कि आंतरिक सुरक्षा मतलब कि देश के अंदर अंदर क्या दिक्कत है उसकी सुरक्षा की बात करता है। तो आपको पहले तो इन दोनों इन दोनों को मैंने डिकोड किया है, इसको और इसको मैंने डिकोड किया है, तो आप समझ गए होंगे कि ये डिकोड होता है इन दोनों चीज में। अब आपको बताता हूँ कि मैं ये ऐसे इंटरकनेक्ट कैसे। देखिए, आपको मालूम है कि सीमा विवाद है, आपको मालूम है ना कि देश में पाकिस्तान से भैया सीमा विवाद है। जैसे एलओसी का सीमा विवाद है, सियाचिन का सीमा विवाद है, सरक्रिक का सीमा विवाद है। जैसे मान लो कि एलओसी का है, सियाचिन का सीमा विवाद है, ठीक है। उसके बाद और आपका सरक्रिक का सीमा विवाद है, याद है। अब देखिए, ये आपके सीमा विवाद है किसके साथ, पाकिस्तान, पाकिस्तान। लेकिन आपको मालूम है सीमा विवाद कैसा होता है, सीमा विवाद बॉर्डर पे है। ये एलओसी एक बॉर्डर है, सियाचिन भी बॉर्डर पे है, सरक्रिक भी बॉर्डर पे। तो ये क्या हो गए, ये भारत के बाह्य सुरक्षा के मुद्दे हो गए, ठीक है। और ये करता कौन है, तो देखो ये बॉर्डर के साथ है ना, तो ये आपके पाकिस्तान की सरकार के साथ। अब भारत की सरकार पाकिस्तान की सरकार के साथ एलओसी के मुद्दे पे बात करेगी, फिर सियाचिन के मुद्दे पे बात करेगी, सर क्रीक के मुद्दे से बात करेगी, ठीक है। और इसी का फायदा लेते हैं कभी कभी ये लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद वाले भी अपना आतंकी संगठन भेज देते हैं। तो ये जब हम इन मुद्दों को पढ़ेंगे तो हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये मुद्दे हो गए। लेकिन जब हम इनके इन मुद्दों को ले करके जब इनसे बात करेंगे, अब ये आतंकी संगठन थे तो भारत सरकार बात करने नहीं जाएगी। जब हम इनसे बात करेंगे तो ये हो जाएगा कि बाह्य कारक कैसे हमारे आंतरिक सुरक्षा को चुनौती थे। तो ये तो बाह्य सुरक्षा। अब अगर आंतरिक की बात करें तो आपको मालूम है कि जैसे सिंधु सिंधु नदी विवाद है, आपको मालूम सिंधु नदी
एक विवाद है, ठीक है। या फिर जैसे आपको मालूम है कि मुंबई हमला हुआ, 26/11 का मुंबई में हमला। अब भाई मुंबई में हमला होना मतलब आपकी आंतरिक सुरक्षा खतरे में हुई। आखिर कोई ना कोई भारत का व्यक्ति उसको सपोर्ट किया, तभी तो उसको इतना मैप मिल गया कि वो यहाँ यहाँ। पहले आप देखिए, आपको मालूम है जी, मुंबई हमला का जो कसाब था, ठीक है ना। अब जैसे कसाब जब इंडिया पे आया, तो वो सबसे पहले जब बंदूक लेके बम लेके आया, उसके पहले एक बार आ चुका था। उसने पूरा सर्वे किया कि हाँ हमको ये अस्पताल में जाना है, ये यहाँ जाना है। मतलब अब बताओ, कोई व्यक्ति बाहर से, पाकिस्तान से आपके भारत देश आ रहा है, तो कोई ना कोई वहाँ स्थानीय एजेंट होगा ना, उसको 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 पूरा घुमाया, उसको पूरा प्लान करवाया कि हाँ भाई यहाँ आपको गोली मारना है, यहाँ जाना है, यहाँ ऐसा पूरा। तो मतलब कि यहाँ की ऐसे समझिए कि मुंबई हमले में कोई एक इंटरनल आदमी था, उसका एजेंट पाकिस्तान में, मतलब कोई भारतीय था जो कि उसकी कसाब की मदद कर रहा था, ठीक है। तो जैसे ये मुंबई का हमला हुआ, ठीक है, अब आप समझिएगा, ठीक है। तो अब जैसे ये सिंधु विवाद या जैसे मुंबई के हमले हुए, तो अब आप बताओ, ये दोनों क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी खतरा देती है। तो अब इसके लिए हम पाकिस्तान से, सरकार से बात करेंगे कि भैया आपने पाकिस्तान कसाब हुआ, फिर कसाब की सरकार के, याद करो 2009 में जब, सॉरी 2008 में जब मुंबई का हमला हुआ, उसके बाद सरकार एक्टिव हो गई, सरकार हमला करना चाहती थी, फिर पाकिस्तान बात करने आया, ठीक है। उसी के बाद फिर हमने जो बॉर्डर सिक्योरिटी उसको बहुत टाइट कर दी। अब जैसे ये, अब आप बताओ कि ये मुंबई हमला करने आया कसाब, ठीक है। अब देखना, ये जो कसाब है, ठीक है, कसाब आया था ना। अब ये जो कसाब आया था, कसाब कौन है, ये एक आतंकी, आतंकवादी, ये आतंकवादी इन किसी संगठन का रहा होगा, लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद के संगठन का, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, आंतरिक सुरक्षा में आपके बाह्य राज्य की कारक डिपेंड, मतलब कि मुश्किल खड़ी कर रहे हैं ना, ठीक है। दूसरी चीज, अब आप ये बताओ कि जैसे मान लो कसाब के साथ 8 आदमी आए थे, ठीक है। अब 8 आदमी पाकिस्तान, मतलब कैसे समझो कि ये आपका भारत हो गया, ठीक है। ये पाकिस्तान, अब ये पाकिस्तान के समुद्र से होते हुए ये मुंबई के तट पे आए थे। अब आप ये बताओ, ये बंदूक गन और इतना बड़ा हथियार लेके आए थे, तो जब ये यहाँ की पाकिस्तान के तट से उतरे होंगे, तो क्या इनको पाकिस्तान नेवी नहीं मिली होगी, मिली होगी। इसका मतलब है कि इनको भेजने में आतंकी संगठन तो थे ही, साथ में वहाँ की सरकार ने भी, मतलब वहाँ की सरकार भी उनको मदद की थी। आपको समझ में आ रहा है, बिना सरकार की मदद से ये कैसे आ जाएंगे। आप ही खुद सोचो, आप बंदूक बंदूक लेकर घर से बाहर निकल जाओ या बॉर्डर पे चले जाओ, तो आपको निभी धार नहीं लेगी। तो यही चीज है। तो ये क्या हुआ कि ये आतंकी संगठन और दोनों सरकार मिलकर के ये आपकी आंतरिक सुरक्षा, मतलब ये सरकार मिलकर के आंतरिक सुरक्षा आपकी खतरे में डाल रहे हैं। तो इस तरह से ये दोनों आपका टॉपिक इंटरकनेक्टेड हो जाता है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अब जैसे देखो, ये जो हमने मुद्दा पढ़ा ना, ये हमने मुद्दा सिर्फ पाकिस्तान के लिए पढ़ा, ये हमने पाकिस्तान के लिए पढ़ा। अब यही चीज़ पाकिस्तान नहीं, यही चीज़ आपका चाइना भी करता है, यही चीज़ आपका नेपाल भी करता है, यही चीज़ आपका म्यांमार भी करता है, यही चीज़ आपका बांग्लादेश भी करता है, यही चीज़ आपका श्रीलंका भी करता है। आप समझ रहे हैं ना। तो हम इन सब के बारे में एक एक करके मैं आपको थोड़ा और थोड़ा डिटेल, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्ट है। जब हम मुद्दे के बारे में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, जब सियाचिन के बारे में, एलओसी के बारे में करेंगे तो बा हो जाएगा, जब सिंधु तंत्र विवाद पढ़ेंगे तो यांत्रिक हो जाएगा, और जब सरकार से बात करेंगे कि भाई सिंधु को लेकर के सिंधु समझौता हुआ 1960 में, तब ये आपकी बा राज्य कारक के और सरकार के बीच में आंतरिक सुरक्षा के भूमिका हो जाएगी, ठीक है। या फिर जब हम जैसे जैसे मोहम्मद के जो मसूद अजहर, जब हम मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करेंगे, तो ये फिर आपकी आंतरिक सुरक्षा और वहाँ के नॉन स्टेट एक्टर के साथ का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों जो मुद्दे हैं, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको ये पूरा डायग्राम बताया, ये है ना, ये आपके पाकिस्तान के लिए। अब जैसे पाकिस्तान को मैंने आपको, जैसे मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। देखो, जब हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो जब हम उसका बाह मुद्दा लेंगे, तो बाह मुद्दा में क्या लेंगे, सीमा विवाद, ठीक है। सीमा विवाद, और सीमा विवाद को मैंने आपको बताया, सीमा विवाद जैसे एलओसी, ठीक है, सर क्रीक सर क्रीक सर क्रीक का मुद्दा, या फिर आपका सियाचिन वाला मुद्दा, ये सड़ेंगे, ठीक है। और जब फिर आंतरिक सुरक्षा की हम बात करेंगे, तो मैंने बताया ये सिंधु वाला मामला और जो भी आतंकी हमले उसके बारे में, ठीक है। फिर जब मान लो कि ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद जब आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों की बात करेंगे, तो थोड़ा बहुत इनके हम आतंकी संगठन के बारे में भी पढ़ेंगे। आतंकी संगठन के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि आतंकी संगठन को लगाम लगाना, आतंकी संगठन के जो हेड है उनके खिलाफ एक्शन करना, उनको ग्लोबल टेरर घोषित करना, तो ये सब काम होगा, ठीक है। उसके बाद जब मान लो कि हम चाइना पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे मुद्दे हैं पाकिस्तान। अब जैसे मान लो कि हम चाइना को लेके पढ़े, ये मान लीजिए हम चाइना, तो जब हम चाइना को लेकर पढ़ेंगे, तो चाइना के साथ भी जब बाह फैक्टर आएगी, तो चाइना के साथ भी सीमा विवाद वाला मुद्दा आ जाएगा, ठीक है। अब सीमा विवाद को मुद्दा ले लेंगे, तो अक्साई चीन वाला मामला है, ठीक है, ये अक्साई चीन मामला मामला। या फिर आपका उसके अलावा जैसे जैसे पेगोंग लेक,
पेगोंग झील, वो वाला एक मुद्दा है, ठीक है। उसके बाद जब और बढ़े गलवान घाटी, ठीक है। उसके बाद डोकलाम वाला, ये क्या है, ये इसके सीमा पे है, तो ये बाह मुद्दे हो गए चाइना के, ठीक है। और जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करेंगे, जब इस चाइना के साथ आंतरिक सुरक्षा की बात करेंगे, तो आंतरिक सुरक्षा में आ जाएगा जैसे ये कई सारे, जैसे ओबोर ओबोर प्रोजेक्ट चलाता है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या इसी को हम लोग दूसरी भाषा में BRI भी बोलते हैं, बॉर्डर, या इसका बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये ओबोर, ये ऐसी परियोजना है। या इसके अलावा ये भी आपके ना आतंकवादी घुसपैठी ये भेजता है, ठीक है। तो ये जो आपकी घुसपैठी वाली समस्या है, घुसपैठ वाली, और ये तो आपका ना आंतरिक, ये तो ऐसा करता है ना कि आपके घुसपैठ बेस करके गांव बसा लेता है, ठीक है ना। तो इसकी अलग स्ट्रेटेजी रहती है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये हो जाएंगे आपकी चाइना। जब मैं आपको ऐसे नेपाल के बारे में बताऊंगा, जब मैं आपको नेपाल के बारे में बताऊंगा, तो इसका भी जब आपका बाह मुद्दा, सीमा विवाद पढ़ेंगे नेपाल, तो अब जैसे नेपाल के साथ सीमा विवाद आपका लिपू लेक को लेकर के है, काला पानी को लेकर के है सीमा विवाद, या लिम्पिया धुरिया को लेकर के है, लिम्पा धुरिया को लेकर के। इसके बाद जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करेंगे, तो आंतरिक सुरक्षा में आ जाएगा जैसे नेपाल के साथ हमारे कई सारे नदी तंत्र विवाद हो गए, ठीक है। उसके बाद तस्करी, जैसे नोटों की तस्करी हो जाती है, हथियार की तस्करी हो जाती है, मानव तस्करी हो जाती है। तो ये सब आपके नेपाल के साथ के मुद्दे हो जाएंगे। जब मान लो कि हम म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे, जब मान लीजिए हमने म्यांमार के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो म्यांमार के बारे में जब हम बाह्य सुरक्षा वाला देखेंगे, तो फिर बाद में वही आ जाएगा आपका सीमा विवाद। और म्यांमार को लेकर के एक लंबा सीमा विवाद। उसके बाद जब आंतरिक सुरक्षा की हम बात करेंगे म्यांमार के साथ, तो हो जाएगा आपका रोहिंग्या वाला बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। जब हम मान लीजिए कि अब ये तटीय तटीय देश में श्रीलंका की बात करेंगे, ठीक है। जब हम श्रीलंका की बात करेंगे, तो जब हम श्रीलंका की बात करेंगे, तो जब हम बाह वाला मुद्दा देखेंगे कि मुद्दे कौन कौन से हैं, तो भाई आ जाएगा सीमा विवाद। रामेश्वर का सीमा विवाद है, बहुत सारे सीमा विवाद है, कई सारे आपके वो जो राम सेतु, उसके सीमा विवाद है, कई सारे टापू हैं वहाँ पे, उसमें सीमा विवाद है, ठीक है। तो ये हो गया द्वीपों का सीमा विवाद है, मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। उसके बाद जब हम मान लीजिए कि हम इसकी जब आंतरिक सुरक्षा की बात करेंगे, ठीक है, तो ये आंतरिक सुरक्षा में ये मछुआरे भेज देता है, ठीक है। जैसे आपको मालूम है राजीव गांधी को जब उनका एसिनेशन, जब उनकी हत्या हुई थी, तो श्रीलंका से लोग आए थे यहाँ पे ऐसे, तो ये आतंकवादी भी भेज देता है। उसके बाद और अगर तस्करी की समस्या है, तस तस्करी की समस्या है, उसके अलावा मछुआरों की समस्या है, आ जाते हैं हमारे क्षेत्र में पकड़ने, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जब मान लीजिए कि मैं आपको बांग्लादेश बताऊंगा, बांग्लादेश। तो जब मैं आपको बांग्लादेश बताऊंगा, तो इसके साथ भी हमारे कुछ सीमा विवाद है। जैसे सीमा विवाद में अगर मैं बात करूं, तो न्यूमोरो द्वीप का सीमा विवाद है, ठीक है। ये जब हम आंतरिक सुरक्षा की हम बात करेंगे, आंतरिक सुरक्षा की बात करेंगे, तो घुसपैठ की समस्या है। और आपको तो मालूम है कि लगभग लगभग असम में 20 लाख घुसपैठी हैं। असम अकॉर्ड, इसी के तहत तो असम अकॉर्ड वाला मुद्दा उठ रहा है, ठीक है। एनआरसी वाला मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा जब मैं हम और बात करेंगे, तो तीस्ता विवाद है, तीस्ता नदी जल विवाद है, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट थे, ये मैं आपको बताना चाह रहा था स्पष्ट रूप से कि ये दोनों टॉपिक आपस में कैसे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि आप भैया ये दोनों जो टॉपिक लिंक करके बताओगे, तो आप कितने देश के बारे में ऐसे करके पढ़ाओगे। तो देखो, मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैं चीन के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको नेपाल के बारे में बता दूंगा, यही पूरा बाह्य और आंतरिक सुरक्षा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बहुत याद रखिएगा, इन पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल। फिर म्यांमार के बारे में बता दूंगा, फिर ये बांग्लादेश के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये श्रीलंका के बारे में बता दूंगा। तो इस तरह करके आपके कितने छः छः जितने भी आपके छः पड़ोसी राज्य है, उनके साथ अगर कोई मुद्दा बनेगा दोस्तों, तो ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो जाएगा। फिर जैसे जैसे हम अमेरिका के साथ रिलेशन पढ़ेंगे, चाइना के नहीं, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, वो फिर इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो आपका ये इंटरनल सिक्योरिटी आपके आंतरिक खतरे को लेकर, क्योंकि जो आपके पड़ोसी होते हैं ना, उसी से आपको खतरा है। अमेरिका से भारत को ऐसा कोई मतलब आंतरिक बा खतरा प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि बाउंड्री नहीं जुड़ी है। तो ये 6 पड़ोसी देश जो है, इनके बारे में मैं डिटेल आपको बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला है, वो है आपका भारत पाकिस्तान सुरक्षा चुनौती। अब देखो, एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखो दोस्तों, जब मैं यहाँ पे मैं आपको बता, देखिए देखिए दोस्तों, जब मैं आपको ना ये पढ़ाऊंगा, जैसे भारत पाकिस्तान
भारत चाइना, भारत नेपाल, ठीक है ना? तो ये ना दो पार्ट में टूटेगा। एक पार्ट टूटता है चुनौतियां, एक होता है चुनौतियां। जैसे ये मैं आपको चुनौतियां बताया, ठीक है, कि ये सर्कल इक्वलोसी, ये चुनौतियां। दूसरा कहलाता है प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है कि इन चुनौतियों को दूर करने के लिए कौन कौन से सरकार ने प्रयास किए, ये प्रबंधन कहलाता है। आप समझ रहे हैं ना? जैसे कि सर्कल को लेकर के समझौता होगा, एलओसी को लेकर के बहुत बार समझौता हुआ, ठीक है ना? तो ये प्रबंधन कहलाता है। तो आपको चुनौती भी पढ़नी है और प्रबंधन भी पढ़ना है, क्योंकि चुनौती देखो, प्रबंधन इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आपको जब तक चुनौती नहीं पता होगी, उन घटनाओं, चुनौती घटनाओं का क्रम नहीं पता होगा। जैसे एलओसी में बताऊंगा, तो एलओसी का आपको पूरा इतिहास से लेकर के आज तक की घटना, क्योंकि जब कोई एक घटना होती है उसके बाद उसका फिर उसके लिए एक्शन होता है, उसके लिए कार्यवाही होती है, वही एक प्रबंधन कहलाता है। तो आपको प्रबंधन पढ़ने के लिए इनकी चुनौतियों का घटनाक्रम पता होना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ब्रॉड लेवल का टॉपिक होता है। इसमें आपकी समझ बहुत चाहिए होती है, इसमें डायमेंशन बहुत ज़्यादा बनते हैं। जब तक आपको ना पूरी कहानी आपके दिमाग में बैठेगी नहीं, तब तक आप इसको ना, आप ये सोचो कि हम रट करके इसको तैयार कर लेंगे, तो ये संभव है। मैं जितना आप इसको समझेंगे इंटरनल सिक्योरिटी को, आपको उतना कम रखना पड़ेगा और ये सब्जेक्ट उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आएगा आपको। मैं जब ये सब पढ़ाऊंगा खूब मज़ा आएगा। लेकिन बस आपको पूरी कहानी अपने दिमाग में लेके चलना। आपको इसको ना, ये इंटरनल सिक्योरिटी ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, जो कि क्लास में ही तैयार हो जाता है। बस आपको क्लास भर पूरी देखनी है, आपको अलग से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत रिवीजन कर लो, बात अलग है। लेकिन अगर आपने क्लास मिस कर दिया, क्लास में अगर आप अलर्ट नहीं रहे, तो फिर ये टॉपिक ऊपर से हवा से निकल जाएगा, आपके राडार में ही नहीं आएगा, ठीक है ना? तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि इनमें मैं दो, एक चुनौती और एक उसका प्रबंधन। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौती क्या क्या है। कि भारत और पाकिस्तान, तो देखो, दो प्रकार की है। एक है आपका वही बाह, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमा का आकार एवं प्रकृति, और दूसरी है आंतरिक, जिसको हम बोल देंगे गंगा। तो ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम सीमा का आकार एवं प्रकृति की बात करें, तो देखिए, सबसे पहले जब हम आकार की बात करेंगे, तो भारत और सीमा के बीच जो आपका रेखा है, वो लगभग 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, ठीक है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच की, जैसे मैं आपको ये बताऊं, तो ये जो यहाँ से शुरू होती है, ये यहाँ से शुरू होगी, तो ये गुजरात वाला पार्ट, ये राजस्थान वाला पार्ट, ये पंजाब वाला पार्ट, ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, और ये लगभग यहाँ तक अभी, मतलब मानचित्र के अनुसार, क्योंकि ये फिर अफगानिस्तान हो जाता है। तो ये यहाँ से ये पूरा, यहाँ से ऐसा चलता चलता आपका ये लगभग 3323 किलोमीटर हो जाता। अब अगर प्रकृति की बात करें, तो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं छिद्रिल प्रकृति की है। छिद्रिल, छिद्रिल सीमा कहते हैं। छिद्रिल सीमा का मतलब होता है ऐसी सीमा जिसमें आसानी से आर पार किया जा सकता है। अब आर पार आसानी से आप कब कह सकते हैं, जब जब मान लीजिए कि जैसे कि ये आपका जैसे कि मान लो ये भारत हो गया, और ये आपका ऐसे करके ये, तो यहाँ से मान लो कि आपका ये है, और यहाँ तक आपका, ये आपका पाकिस्तान बॉर्डर है, ठीक है। तो ये छिद्र सीमा, जब ये छिद्र सीमा तब होती है जब मान लीजिए कि बीच में रेगिस्तान हो, तो रेगिस्तान में गड्ढा करके आ जाओगे। बीच में नदी हो, बीच में पहाड़ हो। अब पहाड़ हो, अगर देखो बीच में, जैसे ये आपको मैं बताऊं, जैसे ये आपका बांग्लादेश है। मान लो कि ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है, ये आपका इधर बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ आपकी सीमा विवाद उतने गंभीर क्यों नहीं, क्योंकि बांग्लादेश का ये पूरा मैदानी एरिया, और मैदानी एरिया में सबसे आसान होता है सीमा सुरक्षा काम। चौकियां बना दो, आर्मी को बैठा दो, दिन भर आर्मी बैठेगी, कोई भी आदमी आता है ना, तो दिखाई देता है दूर से कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, मार दो गोली उसको, ठीक है। लेकिन जब बीच में ना प्राकृतिक अवधि हो, पहाड़ हो, नदी हो, तो पहाड़ में कहाँ तक आप गश्ती करोगे, वहां सड़कें नहीं होती हैं, कहीं से कोई भी छिप के आ जाता है, समझ रहे हैं? तो इसको हम छिद्र सीमा का नाम, छिद्र सीमा मतलब ऐसी सीमा जिसमें आना जाना बड़ा आसान होता है, ठीक है। तो सीमा विवाद के अंतर्गत हम चार को पढ़ेंगे। एक है सरक्रिक, मैं आपको बताऊंगा, इसी पूरा यहाँ पे ये वाला एरिया, ये जो गुजरात से लगा एरिया, ये सरक्रिक कहलाता है, ठीक है। फिर दूसरा है एलओसी, एलओसी वाला पार्ट आपका ये यहाँ पे आपका एलओसी है, मैं भी आपको डिटेल बताऊंगा। फिर है एजीपीएल, एजीपीएल का फुल फॉर्म होता है एजी यानी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन,
ये मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये एजी का फॉर्मूला एक्चुअल, जी से ग्राउंड, पी से पोजीशन, एल से लाइन। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले तो आपको लोकेशन मैप की बता दूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो देखो सबसे पहले ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि ये ऐसे आपका फिर गुजरात आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका गुजरात हो गया। ये वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया, ये दलदली क्षेत्र, ये आपका सर क्रीक कहलाता है, सर क्रीक, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आपको यहाँ सर क्रीक हो गया, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद ये आपका चलता रहता है। इसके बाद ये जो लगभग ये दूरी है, ये दूरी आपकी लगभग 92 किलोमीटर की सर क्रीक का इलाका है। मतलब ये अगर वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र बोलेंगे तो 65 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। लेकिन अगर सीमा बोलो तो ये 92 किलोमीटर की सीमा है सर क्रीक की, जो कि विवादित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ रेगिस्तान हो जाता है, यहाँ तक चल जाता है। उसके बाद ये यहाँ से जो राजस्थान वाला पार्ट आता है, यहाँ से ये जो राजस्थान है, यहाँ पे दोस्तों एक आपका पिलर गड़ा हुआ है। यह इस पिलर का नाम है आपका पिलर नंबर 1175। ये पिलर नंबर 1175 से लेकर के ये यहाँ से लेकर के ये पूरा ऐसे 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 ये यहाँ से चलते चलते ये आपका यहाँ तक आ जाता है, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट आपका कहलाता है जम्मू कश्मीर का। ये है आपका JNK का, ये यहाँ से JNK शुरू है ना, ये वाला पूरा आपका ये पूरा भाग JNK का है। तो ये कहलाता है JNK का संबा सेक्टर, ठीक है। तो ये पूरी जो रेखा है ना, ये वाली, ये रेखा को हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये रेड क्लिफ ने डिसाइड की थी ये रेखा। और इस रेखा की अगर आप दूरी, तो जैसे मैंने टोटल दूरी कितनी है 33 है, तो इसकी दूरी है लगभग आपकी 2308 किलोमीटर। मतलब 2308 किलोमीटर की जो रेड क्लिफ लाइन है, इसमें कोई विवाद नहीं है, विवाद है ही नहीं है। रेड क्लिफ लाइन में कोई विवाद नहीं। विवाद देखो, विवाद आपका ये सर्किल वाला एरिया है, ठीक है। फिर ये जो आपकी रेड क्लिफ लाइन चल रही है, यहाँ वाला भी, ये वाला पूरा, कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ तक कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। रेड क्लिफ लाइन में नो डिस्प्यूट, ठीक है। सर्किल में डिस्प्यूट है, यहाँ डिस्प्यूट है। अब यहाँ तक आपको मतलब आप याद रखिएगा कि ये पिलर नंबर 1175 से लेकर के जम्मू कश्मीर के संबा सेक्टर तक रेड क्लिफ लाइन है, जो कि 2308 किलोमीटर की है। यहाँ पे कोई विवाद नहीं है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अब आपकी कहानी शुरू होती है ये संबा सेक्टर, ये जो पॉइंट में आपको, ये है संबा सेक्टर। संबा सेक्टर से लेकर के, ये मैं आपको ये बात, संबा सेक्टर से लेकर के ये जो काली काली रेखा जा रही है, ये यहाँ तक, यहाँ पे एक पिलर गड़ा हुआ है। इसका नाम है, इस पिलर का नाम है NJ 9842। क्या नाम है इस पिलर का? नाम है NJ 9842। इस पिलर का नाम है NJ। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, आपको मालूम है ऊपर, सबसे ऊपर क्या है? इंदिरा कॉल है ना, भारत का उत्तरी बिंदु। तो ये आपका है इंदिरा कॉल। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका है इंदिरा कॉल, ये आपका है इंदिरा कॉल। तो देखिए ये आपका इंदिरा कॉल पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया NJ 9842 का पिलर नंबर, और ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर का संबा सेक्टर। तो जम्मू कश्मीर के संबा सेक्टर से लेकर ये NJ 9842 तक की जो लाइन है, ये कहलाती है LOC। ये लिखा भी हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और 9842 NJ 9842 से लेकर के जो इंदिरा कॉल तक की लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं AGPL, जो मैंने आपको लाया, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। मतलब ये कोई अलग से लाइन नहीं है, ये LOC का ही आगे वाला पार्ट है। तो ये आपका ये याद रखिए, NJ 9842 जो पिलर है आपका, यहाँ से लेकर के इंदिरा कॉल तक का जो आपका पॉइंट है, ये है AGPL। और ये संबा सेक्टर, जम्मू कश्मीर के संबा सेक्टर से लेकर के जो आपकी NJ 9842 तक पिलर है, वो जाती है LOC लाइन, ठीक है। फिर ये आपको पता ही, ये आपका सियाचिन है, ठीक है। वर्तमान में चाइना के पास है, लेकिन पहले इसके ये और अगर भारत के एक्चुअल देखें तो देखो, भारत एक्चुअल क्या है? भारत यहाँ, ये पूरा ये एक्चुअल भारत है, ये एक्चुअल भारत है। आप समझ रहे हैं? ये पूरा एक्चुअल भारत है, हमारा रियल है, जो कि हम इसे लेकर रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। और दूसरा कोई डायग्राम है, हाँ ये आ रही, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ से आपको मैंने बताया, ये आपका जम्मू कश्मीर का संबा सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये तो भारत है, ये इंडिया हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, ये कहलाता है आज़ाद कश्मीर, हम बोलते हैं इसे, ये कहलाता है आज़ाद कश्मीर। इसे हम लोग जो मतलब आज़ाद कश्मीर और POK, ये दोनों एक ही नाम है। हम लोग इसको POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और पाकिस्तान वाले इस एरिया को बोलते हैं
आपका ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा, फिर हालांकि इसका नाम बदल दिया, मैं आपको बताता हूँ। तो ये वाला जो पूरा, इसको आज़ाद कश्मीर। फिर बाद में क्या किया पाकिस्तान ने, ये पहले ना जो पीओके वाला एरिया था, ये पूरा था। फिर बाद में पाकिस्तान ने क्या किया, इसका नाम बदल करके गिलगिट बाल्टिस्तान कर दिया, गिलगिट बाल्टिस्तान कर दिया, बाल्टिस्तान। ये नाम, इसका नाम बदल करके इसने ये वाले एरिया का नाम बदल कर गिलगित बाल्टिस्तान कर दिया, ठीक है ना। और इस वाले को बोलता है आजाद कश्मीर, और हम पीओके में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। और ये जो है ना, ये पहले ये है आपका ये जो आपका कहलाता है, ये आपका कहलाता है शाक्षांग घाटी, ठीक है ना। ये जो घाटी है, ये घाटी पहले पाकिस्तान के कंट्रोल में थी। फिर ये 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी, ठीक है। तो ये अभी वर्तमान में चाइना, ये एक्चुअली क्या है, ये साक्सांग घाटी है, और ये ऊपर जो ग्लेशियर है उसको हम लोग सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं, घाटी भी और ग्लेशियर, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका हो गया। अब ये वाला जो एरिया होता है, ये भारत का, ये आपका लद्दाख है। लद्दाख में भी ये कहलाता है, ये लाइन है, मैं हो गया लगे हाथ बता देता, ये एलएसी है, ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये एलएसी है, ठीक है ना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइना के साथ है। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान। तो ये जो एलएसी है, एलएसी के इधर वाला पार्ट, वेस्ट वाला, पश्चिम तरफ, तो ये तो लद्दाख हो गया हमारा। और ये वाला जो है, ये चाइना के कंट्रोल में है, जिसको हम बोलते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन। ये इस पे चाइना का नियंत्रण है, जो कब कर लिया था, 1962 में, जब भारत चाइना युद्ध हुआ था तब उसने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ये था, मेरे को तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए और एक बार बता दूं, ये आपकी हो गई यहाँ से यहाँ तक एलओसी। फिर ये देखिए, ये बना हुआ है आपका एजीपीएल। फिर ये आपका आ जाता है, इसको या तो आप सक्सांग घाटी बोलते हैं, आगे यहाँ सक्सांग घाटी है, या फिर सियाचिन ग्लेशियर। या तो ये वही सियाचिन ग्लेशियर है जिसके लिए 1900, ये सियाचिन ग्लेशियर याद करिए, ये 1984 में आपका भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, ऑपरेशन ऑपरेशन मेघदूत, मेघदूत। एक्चुअली क्या था कि भारत के साथ 1981 में एक समझौता हुआ था, जिस समझौते में ये माना गया था कि सियाचिन की ग्लेशियर नो मैंस लैंड कहलाएगी, मतलब कि वहाँ कोई आर्मी नहीं जाएगा। फिर भी ये 1984 में उन्होंने मतलब समझौता को तोड़ा, और यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी पहुँच गई थी। फिर भारत सरकार ने ये ऑपरेशन आपका मेघदूत चलाया था सियाचिन ग्लेशियर के लिए। तो मेरे को लगता है दोस्तों आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी ये वही वाला डायग्राम है, आप समझ गए, ठीक है। चलिए, तो अभी तक जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना, ये भारत पाकिस्तान के बीच जो सुरक्षा चुनौती, उसमें सीमा विवाद को लेकर, सीमा विवाद है, और सिंधु जल विवाद है, गंगा की सिंधु जल विवाद है, ठीक है। तो सिंधु जल विवाद, तो जो सीमा विवाद है, तो सीमा विवाद में ये आपको सर क्रीक, एलओसी, एजीपीएल और आपका सियाचिन विवाद है। तो चलिए, अब ये वाला जो आपका सीमा विवाद में आपको बताता हूँ। तो सीमा विवाद कौन कौन से हो गए, सर क्रीक का पढ़ेंगे, एलओसी का पढ़ेंगे, एजीपीएल का पढ़ेंगे, और सियाचिन ग्लेशियर का पढ़ेंगे डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं सर क्रिक से, ठीक है। तो देखो, सर क्रिक का पहले पहले तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे आपको ये मैंने आपको बताया था ना, ये सर क्रिक है, ये सर क्रिक है। और मैं आपको यहाँ पे बताया, ये यहाँ पे गुजरात शुरू होता है, ये हमारा भारत का गुजरात। तो ये वाला एरिया जो है, ये सर क्रिक। अब इसी को हम जूम करते हैं, जब आप इसी को जूम करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, ये फिर आपको दिखाई देगा। तो देखो, ये है ना, ये इंडिया लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देखो। पहले मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं कि एक ही डायग्राम इसका है ना। तो देखिए, जब हम सर्किक वाले की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रही होगी। तो एक लाइन ये देखिए, ये कहलाती है, जो लाल तरह की रेखा ना, सबसे पहले सर्किक है क्या, ये जो है ना, ये मैं आपको लाइन खींच रहा हूँ, ये है सर्किक। ये पूरा जो नाला जैसे दिख रहा है, और यहीं पे ही हरामी नाला भी है, ये पूरा एरिया सर्किक कहलाता है, ठीक है। ये यहाँ तक, यहाँ से विवाद है आपका, ये पूरा, ये जो पूरा रेड रेड में कर रहा हूँ, ये पूरा सर्किक है, ठीक है। अब एक्चुअली है क्या कि इसमें आपको दो लाइन दिख रही है, एक ये बीच में रेड लाइन जा रही है, ठीक है, ये वाली रेड लाइन जा रही है, और एक आपको ये तट से लगी ग्रीन लाइन जा रही है, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि जो रेड लाइन है, रेड लाइन को भारत कहता है कि ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। तो भारत कहता है कि ये लाल वाली जो रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, इंटरनेशनल बाउंड्री है। और हम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि एक डॉक्ट्राइन है, जिसको हम लोग कहते हैं थालवेग डॉक्ट्राइन, थालवेग, थालवेग की डॉक्ट्राइन। थालवेग की जो पॉलिसी डॉक्ट्राइन है, वो कहता है कि जब कभी दो देशों के बीच या तो पहाड़ आ जाए या नदी आ जाए, अगर ऐसा है, या समुद्र आ जाए,
तो उन दोनों की बीच सीमा रेखा उसके बीच की मान ली जाएगी। जैसे मान लो पहाड़ है ना, तो आधा ये माना जाएगा, आधा पहाड़ इस देश का, आधा पहाड़, ये मान लो इतनी मोटी नदी है, तो ये बीच की सीमा रेखा मान ली जाएगी, आधी नदी इस देश की, आधी नदी उस देश की। ये आपका थालवेक डॉक्ट्राइन कहता है, ठीक है। उसी थालवेक डॉक्ट्राइन का पालन करते हुए भारत कहता है कि ये आपका जो रेड लाइन है, ये आपका इंटरनेशनल रेखा होगी भारत और पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये जो ग्रीन लाइन है, ये आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ना, जो भारत के तट से लगी हुई है, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा होगी। अब आपको मालूम है क्यों कहता है लालची, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से ये सर क्रीक वाला विवाद, अब ये ऐसा क्यों कहता है, देखिए, अब आप बताइए, जब आपको लाल वाली रेखा, आप ग्रीन लाइन है, अगर उसको ग्रीन वाली लाइन, तो ये जो बीच का जो लाल और ग्रीन के बीच की जो जमीन है, ये पाकिस्तान को मिल जाएगी। एक दूसरी चीज है, जब आपको मालूम है कि जैसे कोई भी रेखा है, तो उसके जो दो आगे का 200 नॉटिकल माइल होता है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहलाता है, ठीक है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहलाता है। तो उसमें वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो उस देश का वहाँ पे आर्थिक खनन का अधिकार होता है। तो अगर आप बताइए, जब अगर हम लाल वाला मानेंगे, तो हमारा इकोनॉमिक जोन यहाँ तक आएगा, ठीक है। लेकिन जब पाकिस्तान यहाँ तक मानेगा, तो हमारा इकोनॉमिक जोन, तो इस वाले एरिया को बताइए, इतना एरिया पाकिस्तान के कब्जे में चला जाएगा। और ये वाला जो इलाका है ना, यहाँ पे बहुत खनिज संसाधन है। हालांकि यहाँ पे बड़ी तकलीफ होती है इनको पेट्रोलिंग करने में, देश की सेना को, क्यों? क्योंकि ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा दलदल है, ये कक्ष का रन कहलाता है, ये है कक्ष कक्ष का रन है, ठीक है। तो ये कक्षकरण पूरा दलदल है, तो यहाँ पे पेट्रोलिंग करने में बड़ी समस्या होती है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, आपको ये सर क्रीक का मैप समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिना मैप के आप नहीं समझ पाएंगे। चलिए तो शुरू करते थे। देखिए, पहला बात तो सर क्रीक का विवाद है। तो सर क्रीक क्या है? एक ये दलदली क्षेत्र है, ठीक है। पाकिस्तान सर क्रीक का पूर्वी तट ग्रीन लाइन को सीमा रेखा मानता है, ये है आपकी ग्रीन लाइन, ये पाकिस्तान कहता है ग्रीन लाइन सीमा रेखा होगी। और वहीं भारत क्या कहता है? भारत ये थालवेक डॉक्ट्राइन के आधार पर क्रीक क्रीक के मध्य रेखा रेड लाइन को सीमा रेखा मानता है। ओके। अब देखो, 1998 में ये सर क्रीक हेतु एक वार्ता हुई थी। 1998 सर क्रीक हेतु वार्ता किसके साथ हुई? पाकिस्तान के। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत, आपको मालूम है ये सिंध प्रांत है, कौन सा, ये पाकिस्तान का कौन सा राज्य है? ये सिंध राज्य है, ठीक है ना। तो जब बात हुई, तो उसके बाद सिंध प्रांत ने पाक बॉम्बे गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन 1914 पारित किया, ठीक है। ये रेजुलेशन, ये हालांकि बात पाकिस्तान से हुई थी, ये रेजुलेशन सिंध सरकार ने पहले ही पारित कर दिया था। और उस सिंध प्रांत ने पारित किया था, उसने जो एक मानचित्र पारित किया था, उसको B44 था। और उसमें उसने दिखाया था, मतलब सबसे पहले, अब देखो 19, यहाँ पे क्या लिखा, 1914 में ये आपके सिंध प्रांत ने पाक बॉम्बे, पाक, ये एक्चुअली क्या है, ये पाक इसलिए वो ये आपका एरिया पाक कहलाता है। और ये जो आपका गुजरात है, ये भाई गुजरात बाद में गुजरात बना है, पहले ये बॉम्बे के इलाके में आता था। तो सिंध सरकार और बॉम्बे राजवाड़ों की 1914 आजादी के पहले की बात है, तो इन दोनों राजाओं के बीच में एक समझौता हुआ था। तो उसमें जो हुआ था, तो इसमें ये बात हुई थी कि जो पारित किया था मानचित्र B44, उसमें सिंध प्रांत ने जबरदस्ती ये वाला पार्ट जो है आपका सर क्रीक वाला पार्ट है, ये अपने मानचित्र में दिखा दिया था। और उस समय राजाओं ने इसको ध्यान नहीं दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी थी नहीं, पारित कर दिए, और कोई उसका पब्लिकेशन तो हुआ नहीं था। लेकिन 1985 में, जब उसके मतलब लगभग 10 साल बाद, 11 साल बाद, भारत ने 1925 में, 85 बोल रहा हूँ, सॉरी, 1925 में नया मानचित्र जारी किया, जो कि थालवेक डॉक्ट्राइन के द्वारा था। तो उसने, भारत ने रेड लाइन को सीमा रेखा मानी। लेकिन यही है कि पाकिस्तान अभी भी कहता है भारत अपना बना हुआ है, और ये आपका वर्तमान में भी भारत के विवाद में है। हालांकि इसमें कब्जा अभी सर्किट में भारत का है, ठीक है। तो अभी भी वर्तमान में भी ये विवाद बना हुआ है। तो ये देखिए, ये था आपका सर क्रीक का सीमा विवाद। अब हम देख लेते हैं कि इस सीमा विवाद से क्या भैया बात चुनौती उत्पन्न होती, कैसी चुनौती उत्पन्न, क्योंकि वहां लिखा है ना कि आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती कौन कौन सी उत्पन्न होती है। तो देखिए, सर क्रीक एक दलदली भूमि है, तो सीमा निगरानी, भाई आप बॉर्डर सर्विलांस करने में आपको बड़ी कठिनाई होती है, ठीक है। जब क्योंकि एक दलदल है, अब पानी होता है तो जहाज चला देते हैं, पनडुब्बी घुस जाती है, ठीक है ना। लेकिन दलदल है, न जहाज चल सकती न पनडुब्बी चल सकती, आप समझ गए। सीमा पे ड्रोन के सहारे तो निगरानी करनी पड़ती है, तो ये हो गया निगरानी। फिर उसके बाद है आतंकी घुसपैठ और ड्रग्स की आसानी से तस्करी हो जाती है। अब आपको मालूम है, आतंकवादी जितने भी आते हैं, ये सब यही यहीं से घुस आते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छे से पेट्रोलिंग नहीं होता है। उसके बाद है ड्रग ड्रग आपको मालूम है कि पाकिस्तान में खूब ये मतलब कि ड्रग
की सप्लाई होती है, जो भी होता होगा आपका हेरोइन वगैरह, तो ड्रग आसानी से ये आपके गुजरात और बॉर्डर आप देखेंगे कि जितने भी भारत के ये पाकिस्तान से बॉर्डर से लगे क्षेत्र है ना, वहाँ पे ड्रग की समस्या, मतलब युवाओं में ड्रग, इसीलिए तो उड़ता पंजाब तरह की मूवी बनी हुई है। तो आतंकी गुट, उसके बाद है गैर कानूनी मछली पकड़ने को प्रोत्साहन। अब भाई जब यहाँ पेट्रोलिंग नहीं होती, बहुत कठिन हो जाता है, तो पाकिस्तान के जो मछुआरे हैं यहाँ आ जाते हैं, मछली पकड़ लेते हैं, हमारे क्षेत्र की मछली ले जाते हैं, उनको आर्थिक लाभ हो जाता है। और उसके बाद है, अगर भारतीय मछुआरे जाते हैं तो पाकिस्तान मनमाने ढंग से उनको गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है भारतीय मछुआरे और उनकी नौकाओं का पाकिस्तान द्वारा आपराधिक गतिविधियों में आ दिया। ये देखिए, ये कितना अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है। आपको मालूम है कि जब कसाब आया था, याद रखिए, जब कसाब आया था, तो कसाब जो, याद करिए, जब आपने मूवी देखी होगी वो वाली 26/11 वाली, तो उसमें आप देखेंगे जब कसाब आया था पाकिस्तान से ना, तो वो पाकिस्तान की, जैसे ये मान लीजिए भारत का बॉर्डर है, तो बॉर्डर के पहले ही यहाँ पे एक भारतीय शिप को हाईजैक कर लिया था, किडनैप कर लिया था, और उसमें जितने भी शिप मैन थे उन सबको मार के उनकी शिप को कब्जा करके, तब उन्हीं उन्हीं उसी भारतीय शिप पर बैठ कर ही भारत के बॉर्डर पे आया था। अगर अपनी पाकिस्तानी शिप पे बैठ के आता तो पकड़ लेती आपकी जो नेवी पकड़ लेती, या कुछ आपका तटीय रक्षा बल है वो पकड़ लेता, लेकिन ये भारतीय शिप में आया तो आसानी से पहुंच गया था। तो वही तो बोल रहा है, तो कसाब आ गया था। इसी तरह से ये बोलता है, भारतीय मछुआरे उनकी नौकाओं का पाकिस्तान द्वारा आपराधिक गतिविधियों में प्रयोग होता है। उसके बाद है, अगला है आपका कि सर क्रीक सीमा के अंतिम बिंदु से समुद्री सीमा का प्रारंभ। ठीक है, फलता समुद्र का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के एक बड़ा भाग पाकिस्तान द्वारा प्रयोग, और फलता भारत की तटीय सीमा सुरक्षा खतरे। अब देखिए, वही बोल रहा है, क्या ये क्या बोल रहा है, देखिए कि सर क्रीक के अंतिम बिंदु से सर क्रीक के अंतिम बिंदु से समुद्री सीमा प्रारंभ। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताइए, देखिए, ये सर क्रीक है, ये सर क्रीक का ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु कहाँ हो गया, ये आपका अंतिम बिंदु हो गया सर क्रीक का। अब अगर सर क्रीक के अंतिम बिंदु से समुद्री सीमा प्रारंभ हो रही है, तो ये पूरा समुद्र है। तो अगर हम यहाँ पे समुद्री सीमा सर क्रीक को इसको मानेंगे, तो अगर हम इसको मानेंगे तो फिर ये वाला एरिया पाकिस्तान के कब्जे में चला जाएगा, जो कि नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हम इसको मानते ताकि हमको फायदा हो। तो ये यही बता रहा है कि ये अंतिम बिंदु से ये सर्किल के अंतिम बिंदु से समुद्री सीमा प्रारंभ होती है, फलतः समुद्र का एक बड़ा भाग पाकिस्तान द्वारा प्रयोग किया जाता है, फलतः भारत की तटीय सुरक्षा खतरे में हो जाती है। उसके बाद है समुद्र के नीचे तेल। अब यहाँ पे क्या है ना, ये बहुत खनिज संसाधन है, यहाँ तेल गैस के विशाल भंडार है, और एशिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का क्षेत्र भी पाकिस्तान के कब्जे में जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये थी आपकी सुरक्षा चुनौती, किसको लेकर के, सर्किल को लेकर के। अब हम चलते हैं सियाचिन वाला मुद्दा। तो सबसे पहले आपको बता दूं सियाचिन वाला ये, तो देखियो, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर मतलब एक क्षेत्र है सियाचिन, उसके ऊपर बर्फ की एक परत है, वही सियाचिन ग्लेशियर। तो आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर के 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाई थी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, सियाचिन ग्लेशियर क्या है, ये सामरिक महत्व का क्षेत्र। अब सामरिक महत्व का मतलब होता है सुरक्षा, सामरिक का मतलब होता है डिफेंस, आपकी डिफेंस। अगर सामरिक महत्व का कोई चीज है, मतलब कि डिफेंस। क्यों 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 क्षेत्र है सामरिक महत्व का, तो देखो, अगर यहाँ पे भारत बैठता है तो ये यहाँ से पाकिस्तान को देख लेगा, ये यहाँ से चाइना को भी देख सकता है। तो भारत की जो मजबूती है वो ऊपर है, और यहाँ से अफगानिस्तान को भी देख सकता है। मतलब यहाँ ये जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है ना, ये इस पूरे इलाके में, ये जो पूरा इलाका है सबसे ऊपर पॉइंट है, सबसे ऊपर। और हमेशा याद रखिएगा, जो जितना ऊपर बैठता है ना, वो नीचे वाले दुश्मन को देता है, तो ऊपर जो भी रहेगा उसको हमेशा फायदा होता है। तो ये ऊपर होने के कारण ये आपकी सामरिक सामरिक मतलब सुरक्षा वाला पॉइंट से। तो सियाचिन सामरिक महत्व के क्षेत्र में, जहां से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की निगरानी संभव है, इसे छोड़ने पर भारत की सुरक्षा खतरे में आ जाएगा। अब चाइना, आपको यहाँ बताइए, अगर यहाँ चाइना बैठ गया, यहाँ चाइना बैठ गया, तो आपको लगता है कि छोड़ेगा, दिक्कत। ठीक है, तो ये दूसरा है, हाल ही में चाइना चीन द्वारा काराकोरम हाईवे और 26 हवाई पट्टियों का निर्माण। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ पे ये अभी यहाँ पे अभी सियाचिन भारत के कब्जे में, लेकिन यहाँ पे उसने ओबोर परत के ऐसे, आपको मालूम है ये आपकी BRI जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने हाईवे बना लिया है। उसके अलावा और ये यहाँ पे क्या है ना, ये पूरा आपको दिख रहा है फ्लैट, ये पूरा आपका बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, यहाँ पे तो रास्ते नहीं है ऐसे। पाक सेना के अलावा, सेना के वाहन चल जाए तो बहुत है, यहाँ पे हम इधर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इधर चाइना अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुका है। तो हाल ही में चाइना द्वारा काराकोरम हाईवे और 16 हवाई पट्टियों का निर्माण, और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, वही जिसकी BRI की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको, इस चीन पाकिस्तान है, इसको सी पैक बोलते हैं, सी पैक। मतलब सी पैक क्या है, सी पैक BRI का एक भाग है,
ठीक है ना। जैसे ये मान लीजिए पूरी BRI की ये मैं आपको बता, ये पूरा जैसे ये चाइना से चलता है, वहाँ से चाइना से ही चलता है, ये जाके यहाँ से ये यहाँ पे पाकिस्तान के यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर है, ये ग्वादर तक जाता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से मतलब कि ये यहाँ से जो भारत से चलता है और यहाँ तक जाता है ग्वादर तक, इस पूरे को तो BRI बोल देते हैं, ओवोर या BRI। लेकिन जो यहाँ से लेकर के चलता है और यहाँ तक जाता है, इसको हम लोग CPEC बोल देते हैं, CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो ये आपका CPEC आर्थिक गलियारे से रक्षा संतुलन स्थापित करने में सहायक। तो ये दोनों एक दूसरे को मतलब चाइना पाकिस्तान तो कॉपरेट करते हैं, तो भारत की सुरक्षा कर। उसके बाद है विपरीत भौगोलिक स्थिति में भारतीय सैनिकों को नुकसान। अब ये क्या है ना, सियाचिन दोस्तों इतना ठंड एरिया है, इतना ज़्यादा ठंड एरिया है कि यहाँ पे सरवाइव करना आम आदमी तो नहीं कर सकता हो गया, सेना कर लेती है, बाकी बहुत सारे सैनिक हमारे इस के कारण मतलब शहीद हो जाते हैं सियाचिन ग्लेशियर के कारण। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको चार चार में से आपको मैंने दो ये सर क्रीक वाला बता दिया और ये सियाचिन बता दिया। ये LOC वाला काफ़ी बड़ा है, इसको एक क्लास पूरी लगेगी, और AGPL वाला तो ये फिर मैं दोस्तों आपको कल करवा दूंगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने आपको जितना समझाया वो आपको पूरा समझ में आ गया हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।